ओके डियर स्टूडेंट्स, इनफैक्ट हमने पहले भी आपसे कम्युनिकेट किया है एक खास सीरीज में। वो सीरीज है एग्जामिनेशन गाइडलाइन सीरीज। उसमें मैंने एक ही लेक्चर प्रीलिम्स से पहले लिया था, लेकिन जब ये प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ तो एक बार मैं आपसे कम्युनिकेट करना मुनासिब समझा। देखिए, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है 2020 ऑनवर्ड्स जितने भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुए हैं, उस एग्ज़ाम के दिन एक अच्छा खासा हाहाकार का माहौल होता है, क्योंकि पता नहीं यूपीएससी की साइकोलॉजी क्या है। वो चाहता है तो इस बच्चों में से ही सेलेक्ट कर सकता है और थोड़ा क्वेश्चन को स्लाइटली इजी करके भी कर सकता। लेकिन यूपीएससी क्वेश्चंस की नेचर को बेतरह बदलता जा रहा है और इसकी आहट मुझे 1-2 वर्ष पहले से ही मिल चुकी थी। 2021 में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि आगे आने वाला जो भी एग्जामिनेशन होगा उसमें क्वेश्चन को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। तो अगर इस क्वेश्चन को हम टोटल एनालाइज करें तो हालांकि मैं क्वेश्चन एनालिसिस के लिए आपके पास नहीं आया हूं और ना ही मैं आपको मोटिवेशनल लेक्चर देने आया, क्योंकि आप लोग काफ़ी मोटिवेशन सुन चुके हैं, देख चुके हैं और काफ़ी मोटिवेशन ले चुके हैं। मैं इस एग्जामिनेशन के बाद जो एक निराशा का माहौल है, और ये मैंने महसूस किया सेंटर पर भी, स्टूडेंट्स के बीच महसूस किया, फिर जब मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा तो मैंने बच्चों में एक अजीब निराशा का माहौल महसूस किया। अब देखिए, मैं आपको एक विशेष मैसेज या संदेश देने आया हूं कि निराशा इसका समाधान नहीं है, या हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना समाधान नहीं। एग्जाम होते रहेंगे, लोग इसी तरह से सिलेक्ट होते रहेंगे, नौकरियां मिलती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि सिलसिला रुक जाएगा। अब जहां तक आपका सवाल है तो आप याद करिए, पीछे भी जब भी हमारी बात हुई और हमारे इस चैनल पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं और हम नियमित आप लोगों से रेगुलर कम्युनिकेट करते रहे। आपको याद होगा, हम हर लेक्चर में 2-3 मेरा तकिया कलाम कह लें या मेरा फ्रेज कह लें, जो भी कह लें, कि हम हमेशा 2-3 बातों पर बल देते रहे। टू बी अ थिंकिंग क्रिएचर, ये मेरा स्लोगन रहा, और मैंने हमेशा इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात की, क्योंकि इसके बिना अब कोई चारा नहीं है। और ये मैं पहले भी इस बात को समझ चुका था, लेकिन आप जानते हैं कि इस मायने में हिस्ट्री में तो मैं बहुत हद तक कोशिश भी करता हूं कि इंटीग्रेटेड लेकर चलूं और थोड़ा सा सोचने वाला प्राणी बनाऊं, मैं कोशिश करता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि अब अध्यापन के हर स्टेज पर अध्ययन और अध्यापन दोनों स्टेज को बदलना होगा, तभी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा हो पाएगा। अब देखिए, जो स्टूडेंट्स आते हैं 2 तरह के आते हैं, आप लोग खुद उनमें से एक तरह से होंगे। एक आते हैं जो यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड से होते हैं, जो सोशल साइंस बैकग्राउंड, आर्ट्स बैकग्राउंड आप कह लें, और दूसरा होते हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, जो क्लास 12th के बाद चले जाते हैं, कुछ खास 10th के बाद वो स्पेशलाइज एजुकेशन में चले जाते हैं, इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, मेडिकल, और वहाँ से मैनेजमेंट, वहाँ से फिर पढ़ के वापस आते हैं। इन दोनों में सच पूछे तो यूपीएससी के जो क्वेश्चन है, यूपीएससी का तरीका होता है, उसका कोई पूर्व प्रशिक्षण नहीं होता है। तो लिदे की जवाबदेही कोचिंग संस्थान के ऊपर आ जाती है कि वो किस तरह बच्चों को उसके लिए अनुकूलित करते हैं, उसके लिए उसके लायक बनाते हैं, उसके लिए तैयार करते हैं। तो मैंने जो महसूस किया है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और जिसका समाधान है, मेरी नज़र में इसके 3 समाधान हैं। पहली चीज़ कि जैसे स्टूडेंट्स आए, कोचिंग कहीं ज्वाइन किया, अपनी पढ़ाई शुरू की, उनको एक बुक के बारे में पता चल गया, कोचिंग संस्थान की अध्ययन सामग्री वो भी पढ़ना आवश्यक है, पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आरंभ से इस बात को महसूस करता हूं कि जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से आए, जो 5 क्वेश्चंस के आंसर लिखने के लिए अनुकूलित हैं, और या 7 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस का उत्तर लिखने के लिए अनुकूलित हैं, और वो अचानक से किसी एक जीएस के खंड में, अब हो सकता है उनके लक के ऊपर है, वो साइंस टेक का खंड हो, सिक्योरिटी का खंड हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमी का हो, कोई भी एक खंड हो, वहां से सीधे वो अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो जब वो अपना अध्ययन वहां से शुरू करते हैं तो उनकी उस विषय वस्तु से
परिचय नहीं बन पाता, और जब तक एक से परिचय नहीं बन पाता है तब तो दूसरा खंड आ जाता है, दूसरे से तीसरा खंड आ जाता है, और उन्हें लगता है कि जितने तथ्यों का हम संचय कर पाएंगे, जितने ज्यादा हम इंफॉर्मेशंस को गैदर कर पाएंगे, वही हम एक्सेल कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। स्टूडेंट्स, इस मेथड को बिल्कुल बदलना होगा, अध्ययन अध्यापन दोनों ही स्थिति में। यहां मेरा मानना है कि जैसे क्वेश्चंस को देखिए तो एलिमिनेशन मेथड को हटा दिया, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गए, फिर बहुत ही अनकन्वेंशनल क्वेश्चन थे जो अगर उस तरह से कोई पढ़े तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में वो 20 क्वेश्चन में भी श्योर नहीं हो पाएगा कि मेरा क्वेश्चन करेक्ट है। देखिए, मेरा मानना है कि एक पूरा स्ट्रक्चर एक विषय का पूरा स्ट्रक्चर हो और मेंस और प्री की पढ़ाई को पूरी तरह कंबाइन कर ले। मेंस का स्ट्रक्चर होगा, इसी स्ट्रक्चर में प्रीलिम्स का इंफॉर्मेशन होगा, पहला स्टेज हमारा यह होगा। लेकिन उससे पहले के स्टेज में हमें करना होगा, जब स्टूडेंट्स आरंभ करते हैं, वहां दो चीज उनमें पैदा करनी हो, क्यूरियोसिटी एंड एम्पैथी। क्यूरियोसिटी इसलिए कि जब तक क्यूरियोसिटी नहीं है, हम इन्वायरमेंट पर पढ़ रहे हैं, हम फॉरेन पॉलिसी के ऊपर पढ़ रहे हैं, हम सिक्योरिटी के ऊपर पढ़ रहे हैं, पहले एम्पैथी नहीं होगी। एम्पैथी का मतलब है जब तक विषय वस्तु को हम दिल से नहीं अपनाएंगे, तब तक सिर्फ अक्षर ज्ञान, जिसको इंफॉर्मेशन कहते हो, अक्षर ज्ञान से हम कैसे उतनी चीजों को याद रख पाएंगे। सबसे बड़ी चीजें हम आपको डिलीवर भी कर देते हैं, चलिए हमने ये आपको दिया, आप ये बुक पढ़िए, आप उस सोर्स को पढ़िए, और मैं एग्जामिनेशन के बाद आपको बताता भी हूं कि चलो 389 नंबर पेज पर देखो, आपका ये क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन वो बच्चा जो पहली बार पढ़ रहा है, वो इतनी मोटी सी पुस्तक से 389 नंबर पेज से वो कैसे निकालेगा उसको? तो पहले तो उसमें क्यूरियोसिटी और एम्पैथी पैदा करना चाहिए कि वो पढ़ने और समझने के लिए अपने मस्तिष्क को तैयार करें। पहला स्टेज ये होना चाहिए। फिर जब वो पढ़ाई शुरू करता है तो पढ़ाने में जैसे एक एक स्टेज बढ़ रहा है, तो चेंजेज को एक स्ट्रक्चर बनाए, चेंजेज को समझे, और चेंजेज के बीच इंफॉर्मेशन की मात्रा बढ़ानी नहीं है, बस इंफॉर्मेशन को वहीं पर डालता जाए, चाहे वो ब्लॉग बना के डाले या जैसे भी डाले, कुछ इंफॉर्मेशन को डालता जाए। तो पहला स्टेज समझ लें, क्यूरियोसिटी एंड एम्पैथी। फिर तैयारी शुरू करें तो किसी ऐसे खंड से शुरू करें जिस खंड से बाकी खंड में ज्यादा उसको सुविधा हो। जैसे मैं मानता हूं कि अगर वो ज्योग्राफी से और हिस्ट्री से शुरू करता है तो सो एंड द बेटर, और वो शुरू करे, और शुरू करने के बाद प्रत्येक खंड में स्ट्रक्चर बनाता जाए, स्ट्रक्चर में ही उसका प्रीलिम्स का इंफॉर्मेशन साथ साथ आता जाएगा। तो दोनों के भी धीरे धीरे, और ये 2 साल का ड्यूरेशन होगा, पढ़ाई का होना चाहिए, 2 इयर्स का, और ये 2 इयर्स में कोई कोताही नहीं। 2 इयर्स से पहले आपको फॉर्म ही नहीं भरना है, एग्जामिनेशन की तरफ आपको देखना ही नहीं। और जब दोनों को आप जब पढ़ते जाओगे, जब आप जाओगे तो प्रीलिम्स के डेटा से आपको मेंस में बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि मेंस में लाले पड़ जाते हैं। आप लिखते हो, आप स्टैंडर्ड राइटिंग करते हो, वहां पर भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी डेटा याद नहीं रहता। हमें उतने डेटा की जरूरत नहीं होती, हम बहुत ज्यादा आंकड़ा वहां नहीं लिख सकते, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत आंकड़ा देना वो भी समय पर याद नहीं आ सकता। तो अगर प्रीलिम्स हमारा मेंस के साथ इंटीग्रेटेड है तो उससे मेंस में फायदा हो जाएगा। और मेंस की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसमें जो थोड़ा सा प्रीलिम्स में हल्का सा डेटा हम बढ़ा लेते हैं, तो हमें प्रीलिम्स की समझ उतनी ही बढ़िया विकसित हो जाएगी। तो ये दोनों हमारा पहला स्टेज का हुआ। अब अगर आज क्वेश्चन पेपर को आप, जनरल स्टडीज के क्वेश्चन पेपर को आप देखिए, तो एक बहुत बड़ा एरिया आता है, वह एरिया करंट का आता है। लेकिन करंट, सभी लोग करंट में मेहनत कर रहे हैं, करंट में पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई ये नहीं कर सकता वो देखने के लिए, देखिए हमने वीक में कहीं 1 दिन, कहीं 2 दिन करंट की कक्षाओं का आयोजन हो रहा है और करंट पर काम हो रहा है। लेकिन क्या उस करंट का ट्रेडिशनल से कोई रिलेशनशिप है? क्या वो करंट के साथ बच्चा चल रहा है, स्टूडेंट चल रहा है, एस्पिरेंट चल रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल उसको पता नहीं। तो अब देखो, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम ट्रेडिशनल पढ़ रहे हैं, जो ट्रेडिशनल की समझ हो जाए तब हम करंट पढ़ना शुरू करें। नो, आप जैसे पढ़ रहे पढ़िए, आप करंट पढ़िए, आप ट्रेडिशनल पढ़िए, लेकिन एक स्टेज ऐसा आएगा कि करंट और ट्रेडिशनल को परस्पर जोड़ने का प्रयत्न होना चाहिए। ये प्रयत्न टीचिंग के स्तर पर होना चाहिए। जैसे वो ट्रेडिशनल और करंट जब आकर जुड़ जाएगा तो हर एक मंथ, हर एक वीक में ये दुनिया और भारत कैसे चल रही है, कैसे इवॉल्व कर रही है, आपकी पॉलिटी कैसे इवॉल्व कर रही है, आपकी इकोनॉमी कैसे कर रही है, आपकी साइंस टेक कैसे कर रही है, सिक्योरिटी कैसे कर रही, वो साथ साथ वो बनता हुआ चला जाएगा। एक पूरी तस्वीर, एक पूरा पिक्चर बन जाएगा आपके सामने। वो
आप कहेंगे वो याद नहीं रहेगा, ठीक है, मैं मानता हूं याद नहीं रहेगा, रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, ये हम दावे के साथ कहते हैं कि पहले की तुलना में आपको ज्यादा याद रहेगा। दूसरी बात है कि आपका नॉलेज इंफॉर्मेशन से अंडरस्टैंडिंग पर आ जाएगा। जिस समय आपका नॉलेज इंफॉर्मेशन से अंडरस्टैंडिंग पर आएगा, हम विश्वास के साथ कहते हैं मैं स्टूडेंट्स कि आप फिर मार नहीं खाएंगे। आप बहुत कुछ चीजें आपको समझ में आने लगेगी, याद होने लगेगा। तो ये दो चीजें हो जाएगी। तो करेंट और ट्रेडिशनल, इन दोनों के बीच तालमेल होना चाहिए। तीसरी बात यह, बहुत थका देने वाली पढ़ाई, बहुत थका देने वाली, वो इवनिंग, मॉर्निंग से पढ़ रहे, इवनिंग हो रहा, मतलब बहुत, कभी कभी बहुत उबन होती है। मैंने क्या कहा कि स्टूडेंट लाइफ की पीड़ा भी झेल चुका हूं। तो जब कभी कभी बहुत उबन होती है, और इस 20 जो एक स्टूडेंट है उसे हमें, या एस्पिरेंट, उसे मुझे सिंपैथी, पूरी सिंपैथी है। क्यों? क्योंकि वो दिन में कितनी बार पता नहीं आशा निराशा के भंवर में झूलता है। कभी लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कभी लगता है नहीं 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 हो पाएगा। और ये प्रत्येक आवर्स में ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में 6 बार आता है जब उसको उत्साह का पल होता है, और 6 बार ऐसे आते हैं जो निराशा, गहन निराशा में वो गिर जाता है। दोनों स्थितियां आती हैं। तो उसमें उसके लिए मेंटल बैलेंस हो, वो तभी हो जैसे आपको कोई खाने के लिए दे। सोचिए, आपको फूड्स ईट करना है, आपको डिनर लेना है, आपको लंच लेना है, कुछ भी लेना है, अगर वो खाना ही स्वादिष्ट नहीं होता है, एक एक निवाला डालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन निवाला डालना है तो वहां पर तो दोहरा प्रेशर है। एक तो निवाला को हम इंजॉय नहीं कर पा रहे, दूसरी बात है कि अब उस निवाला को बिना इंजॉय किए खा रहे हैं, तो उसका शरीर में हमें उसका फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा नुकसान हो रहा है। तो स्टडी में एक बात ध्यान रखना है कि वी आर मेकिंग स्टडी, प्रोसेस इंटरेस्टिंग होना चाहिए। वो इंटरेस्टिंग आप नहीं बना सकते, हम बनाएंगे आपके लिए। यानी हम टीचर फ्रेटर्निटी की बात कर रहा हूं। ये टीचर फ्रेटर्निटी के लिए भी चैलेंज है, केवल आपके लिए चैलेंज नहीं। मतलब ये पूरी टीचिंग फ्रेटर्निटी का काम है कि आप में इंटरेस्ट पैदा करें, आप विषय वस्तु में इंजॉय करने लगे, और इंजॉय करते हुए पढ़ें, वो रास्ता आसान हो जाएगा। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि 2 स्टेज होना चाहिए पढ़ाई का, 2 स्टेज होना चाहिए आनंद का, खुशी का। 2 पल होने चाहिए। एक पल तो जब हमें सफलता मिलती है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण, अभी रिजल्ट आया, आपने देखा है सक्सेसफुल स्टूडेंट्स कितना उनको राहत मिली होगी इतनी मेहनत के बाद, जब तपस्या सफल होती है। उनके जानने वाले, परिवार वाले सभी को कितना उत्साह होता है, कितना इंथुजियास्टिक है। उनके गांव के लोग तक, जिस मोहल्ले से होते हैं, जिस परिवेश से आते हैं, उस परिवेश के पूरा परिवेश खिल उठता है। कितनी इंटरेस्टिंग और कितना इंस्पायरिंग होता है बाकी स्टूडेंट्स को दृश्य। लेकिन वो पल तक पहुंचने के लिए उसको कितनी बार जीना और मरना पड़ता है, वो वही स्टूडेंट जानता है इस बात को। तो मैं आपको यह बताना चाहता कि ये बहुत ही नेचुरल है, और इस प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बना लेते हैं तो हम 2 बार एंजॉय करेंगे, एक बार पढ़ने के दरमियान और दूसरा सफल होने के बाद। नहीं तो क्या होता है कि सफलता अगर मिली तो हम एंजॉय करेंगे, और सफलता भी तभी मिलेगी जब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई हमारे लिए कारगर होगी। जो पढ़ाई हमारे दिल को और मस्तिष्क को छुएगा, लगेगा, जो हमारे थॉट प्रोसेस का हिस्सा होगा, और वो तभी हिस्सा होगा जब हम उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। तो दोहरा फायदा होगा। इस तरह हम इंजॉय भी करेंगे और पढ़ेंगे भी। सो माय स्टूडेंट्स, मुझे मानना है कि निराश होने की जरूरत नहीं है, तरीका बदलने की जरूरत है। आपको भी तरीका बदलने की जरूरत है, अध्यापन की पद्धति को भी और अध्ययन की पद्धति को भी, दोनों को बदलने की जरूरत है। और फिर ये चुनौती खुद ब खुद कवर हो जाएगा। अभी जो पल है उस पल को मैं समझ सकता हूँ, मुझे पूरी इस बात से सिंपैथी है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और जो करेंट और ट्रेडिशनल का जो मेल है वो मेल भी कराना पड़ेगा। तो ये 3 फैक्टर फिर मैं एक बार आपको रिवाइज कर दूं। एक तो मेंस और प्रीलिम्स का इंटीग्रेटेड अप्रोच, कम से कम 2 इयर्स का प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर बनाकर प्रीलिम्स के डेटा को वहीं डालना, ताकि फैक्ट्स और ताकि इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच बेहतर तालमेल बने, ट्रेडिशनल और करेंट के बीच तालमेल बने, और सबसे पहले क्यूरियोसिटी और इंपैथी पैदा करना, और पूरे प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाना। और ये चीजें हो जाएगी तो मैं फिर लास्ट में कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि उसके बाद आप जाएंगे और 100 क्वेश्चन में आप जनरल स्टडीज में आप 60 क्वेश्चंस या 70 क्वेश्चंस करके आ जाएंगे, या 80 क्वेश्चंस करके आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप
उतने क्वेश्चन जरूर करेंगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, कि जो आपको सेफ पॉइंट से ऊपर रखेगा, जो आपको प्रीलिम्स में क्वालिफाई करवाएगा, चाहे वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो भी हो। जो ये तरीका अगर एक बार आप अपना लेते हैं तो मेरा विश्वास है कि फिर आप उस लेवल पर जरूर रहेंगे, आपको प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन या मेंस के एग्जामिनेशन के लिए सोचना नहीं होगा। ये मेरा अपना मानना है, और मुझे लगता है कि आप लोग इस नुस्खा को आजमा के देखिए, और टीचिंग फ्रेटर्निटी को भी अपने आप को बदलना है, और फिर इसके बाद मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ये यूपीएससी है तो चैलेंज है, लेकिन एक कहावत है, तू डाल डाल तो मैं पात पात। यूपीएससी अपना तरीका बदलता है, लेकिन हम एक ऐसे कॉमन तरीके को पकड़ लें कि उसके तरीके का जवाब हो। आखिर चुनना तो आपको इंडिया से ही पड़ेगा। अगर आपने वैकेंसी दी है तो आपको सिलेक्शन इन्हीं बच्चों से करना है, और यही होगा। अब जैसे पिछली बार आपने देखा कि जो जनरल जो कैंडिडेट्स थे उसको 88 पॉइंट समथिंग था, और अब वो इस बार कम होकर मुझे लगता है कि 80-81 होगा। उसी तरह से अगर वो और भी टफ करेंगे तो और भी उससे नीचे ब्रेकअप जाएगा। आखिर चुनना तो इन्हीं बच्चों से। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखने की आवश्यकता है। हाँ, सी सेट वाले में मुझे हमेशा एक त्रुटि लगती है कि सी सेट को लोग थोड़ा बहुत लाइटली लेते हैं। सी सेट आज की तारीख में यूपीएससी खासकर जब उनको कंपलसरी से जब उनको एक तरह से क्वालिफाइंग बनाना पड़ा तो यूपीएससी ने उसको ईगो पर लिया हुआ है, और जानबूझकर क्वेश्चन को टफ करता जा रहा है ताकि बच्चे क्वालिफाई ना करें। हमें याद है कि अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट कंट्रोल पॉलिसी पर एक स्टेटमेंट एक हिस्टोरियन केएस लाल का आता, जिसमें वो लिखते हैं कि भाई एक ऊंट की कीमत एक दाम है, परंतु दाम कहाँ से लाऊं। दाम मतलब पैसा होता था, एक छोटी इकाई, माने एक ऊंट की कीमत एक दाम है, परंतु दाम कहाँ से लाऊं। तो यूपीएससी ने एक तरह से चैलेंज किया कि ठीक है, क्वालिफाइंग करना है तो आप क्वालिफाई करके दिखाओ। तो इस तरीके से उसने जानबूझ के इसको लिया है। तो उसमें मुझे अपना मानना है कि देखिए, अब जैसे 26-27 क्वेश्चन तो आपके हो जाते हैं केवल कॉम्प्रिहेंशन के, फिर आप उन सारे एरियाज को चुनकर देखिए। तो अगर स्टूडेंट्स आए और जिस तरह से हम अपना पढ़ाई आरंभ करते हैं उसी में थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, बच्चों को अगर कंपल्सरीली पढ़ा जाए और 2 इयर्स वो भी साथ साथ पढ़ते चले, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अगर किसी तरीके से अगर वो क्वेश्चन पेपर बनाए सी सेट का, एप्टीट्यूड टेस्ट का, तो स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं करेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन होता क्या है कि सभी लास्ट में आते हैं, जब जिस समय टाइम बीत जाता है, मतलब कुछ ज़्यादा सी सेट को कैजुअली लिया जाता है। क्वालिफाइंग है, लेकिन अब क्वालिफाइंग नहीं, उसको ऐसे लिया जाए कि नहीं, ये क्वालिफाइंग हमारे लिए चैलेंज है, तो वो ओवरकम हो जाएगा। और बाकी जनरल स्टडीज़ का तो मैंने आपको बताया ही। तो मुझे लगता है कि आप लोग पहले तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि फिर एक बार गांडीव संभालिए और अपने आप को फिर संयत करिए, मजबूती प्रदान करिए, और एक बार फिर खड़े हो जाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये निकल जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद भी महसूस करेंगे कि ये जो आपकी यूपीएससी आपकी मुट्ठी में है। तो मैं आज इसी के साथ में ज़्यादा आपका समय नहीं लेना चाहूँगा, और विशेषकर मुझे प्रीलिम्स के बाद ऐसा महसूस हुआ कुछ इस तरह का मेंटल क्लाइमेट, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा आपसे संवाद स्थापित करूं, थोड़ा कम्युनिकेट करूं। तो मैं आज यहीं अपने लेक्चर को स्थगित करता हूं। फिर मैं नेक्स्ट इसी सीरीज के किसी नेक्स्ट लेक्चर में कोई एक प्लानिंग के बारे में चर्चा करने के लिए मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू।